नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज बात करेंगे रैली का बहाना, धामी का निशाना की। प्रदेश के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एसएसपी कार्यालय के अंदर हुए हंगामे को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। चर्चा कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा किए गए हंगामे और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर हो रही है। दरअसल बीते शनिवार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान हल्द्वानी में बड़ी रैली और जनसभा का आयोजन किया गया था और पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को जुटाने की जिम्मेदारी शीर्ष नेताओं को दी गई थी। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा से पहले हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस प्रशासन व सत्ताधारी सरकार के खिलाफ शोर सुनाई देने लगा। कांग्रेस के अनुसार आरोप यही है कि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली स्थल तक नहीं जाने दिया और कई कार्यकर्ताओं की बसों को रोका गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय में पहुंचे और जहां पर कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय का घेराव व नारेबाजी करते हुए कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यही नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस के अंदर धरने पर बैठे नजर आए। इस पूरे मामले के बाद प्रदेश की सियासत में भी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के इस रवैये को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के फ्लॉप रैली की बौखलाहट करार दिया है। कांग्रेस पर अमर्यादित व अनुशासनहीनता का गंभीर आरोप भी लगाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के साथ पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते आपसी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिला है। आज इसी पर होगी खास बातचीत मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में एसएसपी कार्यालय के अंदर कांग्रेस नेताओं के हंगामे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने घटना पर चिंता जताते हुए साफ कहा कि लोकतंत्र में हिंसा और इस तरह के व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के व्यवहार को भी गलत बताया। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्म है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रही बसों को पुलिस और प्रशासन की ओर से रोका गया। इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए पुलिस को कार्रवाई करने के लिए तहरीर भी दी, जिस पर राजनीति अपने चरम पर है। इसे लोकतंत्र में हिंसा का, इस प्रकार के अपराध का, इस प्रकार के हुड़दंग का, अराजकता का कोई स्थान नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कही जानी चाहिए और जितने भी लोगों ने उस हुड़दंग को देखा है, जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा नेता प्रतिपक्ष के, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, अन्य वरिष्ठ नेताओं की जिस प्रकार की भाषा थी, वो सबने सुनी है। वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनके मन में घोर हताशा और निराशा है और वो घोर हताशा निराशा में कुछ भी करने को तैयार है। उनको लग रहा है कि जनता उनके साथ जुड़ नहीं रही है, जनता उनको कोई स्थान दे नहीं रही है। निर्देश दिए हैं एसएसपी ने कि यह रैली स्थल पर नहीं पहुंच पाए, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये हमारी आवाज को दबा सकते हैं। एसएसपी, मैं कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, एसएसपी मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे बसों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको रोकने की जो साजिश उसने की है, ये बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। और मेरा कहना है, हमारे विवेक को नहीं रोक सकते। इनकी हिम्मत नहीं है, डरी हुई है सरकार है, घबराई हुई सरकार है। इन्हें है कि बदलाव दिखाई दे रहा, हवा हमारे खिलाफ है, माहौल हमारे खिलाफ है। ये दिनांक 8 तारीख को यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली के दौरान जो है, रैली में जो मंच से जो चीज़ कही गई और यहाँ पर जो एसएसपी कार्यालय में जो अराजकता और बाकी की जो हुई, उसके विषय में एक ज्ञापन हमें आज प्राप्त हुआ है, जिसमें ये आग्रह किया गया कि इन चीज़ों की विधि सम्मत जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, फुटेजेज और बाकी तथ्यात्मक इसमें जांच होनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक सतर्कता बरती जानी चाहिए। तो सभी बिंदुओं को हमने इसमें ज्ञापन को एक्सेप्ट किया है और इसमें क्योंकि ये डीजीपी सर को संबोधित है, तो इसे हम द्वारा उचित माध्यम वहाँ पर अभी परसों यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था और हम कहते हैं कि सब कार्यक्रम करते हैं,
लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और रैलियां हम भी करते हैं, वो भी करते हैं और बराबर रैलियां सबको अधिकार भी करना भी चाहिए। यहाँ पर पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति भी दी थी और यहाँ के जो एसपी सिटी है जिन्होंने ये यातायात व्यवस्था को देखते हैं, ये रूट चार्ट भी अखबार के माध्यम से भी बताया था, पुलिस को ब्रीफिंग भी की थी, क्योंकि हल्द्वानी का जो ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, उनको आने के लिए उनके सहूलियत हो उस नाते यहाँ पर ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया। लेकिन जिस तरीके का अमर्यादित और जिस तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी और यहाँ के विधायक सुमित हृदय जी और जो अन्य विधायक थे, उन लोगों ने जिस प्रकार का यहाँ पर कृत्य किया, वहाँ पर नारेबाजी करते हुए और अंदर घुस गए, करता है ना, वही उसकी पीड़ा को समझ सकता है। इतनी मेहनत कांग्रेस पार्टी लगातार कई दिनों से कर रही थी, खड़गे जी के जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके कार्यक्रम के लिए लोगों के बीच में जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए और उनको रैली तक पहुंचने में सहायता करने के लिए। लेकिन एंड रैली के समय पर हमने देखा कि हमारी गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रोक लिया गया और पूरी कॉन्वॉय की डिक्कियां खोल खोल के चेकिंग हो रही। हमारी बसों को खटीमा, नानक मत्ता इत्यादि जगह पर जगह जगह रोक दिया गया, जो कि एंट्री पॉइंट थे हल्द्वानी के लिए। तो कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही थी। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के दौरान पार्टी की ओर से पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस का कहना था कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली बसों को रोका गया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नैनीताल के एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया, जबकि कांग्रेस ने पूरे मामले को पुलिस प्रशासन की कथित मनमानी और पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने से जोड़कर देखा। अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद ये मामला एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। सवाल ये है कि क्या इस तरह का राजनीतिक दलों का व्यवहार सही है? क्या ऐसे आयोजनों को लेकर राजनीति सही है, जिस पर चिंता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे चुनाव में सभी दलों के बड़े आयोजन रैली प्रदेश में होनी है। अगर यही रवैया रहा तो इसका प्रदेश में बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं प्रभा बंदूनी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष चौहान, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत यूकेटी से, और पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता हैं इसम की ओर से। अजय शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मौजूद सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत प्रभा बंदूनी जी के साथ कर लेते हैं। प्रभा जी, गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। रैली को फ्लॉप करने के लिए कोई कोर कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का। क्या कहना चाहेंगे? ये कहूंगी ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। और देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात मैं ये कहूंगी कि आज जब भी इनकी कोई रैली होती है तो वहां पर लोग आना नहीं चाहते हैं, और अगर लोग आना चाहते हैं और वो वहां तक पहुंचे तो हमें क्या उसमें आपत्ति हो सकती है? क्योंकि हमने सबने देखा था, इससे पहले राहुल गांधी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज देहरादून में भी हुआ था, तो इन्होंने कहा था देखिए कितने लोग यहाँ पर आए हैं। तो क्या किसी ने उनको रोकने का काम किया? बिल्कुल भी नहीं। आए तो आज जहां पर लोगों को आना चाहते थे वो लोग आए। तो अगर ऐसा होता तो वहां उनको क्यों नहीं रोका गया? वहां तो पूरे प्रदेश से ये कह रहे थे लोग आए हैं, और देखिए कितनी बढ़िया हमारी रैली गई। यूपी से भी लोग भर भर के लोग लेके आए थे। स्टूडेंट के नाम से हमने देखा था किस प्रकार 60 और 70 वर्ष के लोग उस रैली में शामिल हुए थे। उसी प्रकार मैं ये कहूंगी कि जो ये वाली रैली वहां पर हुई थी, किसी ने किसी को रोकने का काम नहीं किया, और ना किसी को मैं ये कहूंगी फर्क पड़ता है। लेकिन आप ये देख लीजिए, सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा। हम सबको पता है कि अभी हमारे प्रदेश में कांवड़ यात्रा भी चल रही है, 4 धाम यात्रा भी चल रही है। उसी के दौरान हर जगह जो हमारे कांवड़िया, आज शिवरात्रि भी है तो हर जगह सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी कि किसी को कोई हानि ना हो। कितनी भीड़ कल हमने हरिद्वार में देखी थी। इवन जो नॉर्मल रूटीन की बसेस थी उनको भी मना कर दिया गया था। लोग इधर से उधर नहीं आ पा रहे थे कि ये 2 दिन है, इसमें कम से कम ट्रैवलिंग की जाए। तो अगर उस दौरान इनकी मैं कहूंगी रैली वहां पर रखी गई तो पहले तो मुझे लगता है कि इनको भी सोच समझ कर रखना चाहिए था। लेकिन अगर रखी भी गई थी तो क्या इनको परिस्थिति का अंदाजा नहीं है कि किस प्रकार की परिस्थितियां अभी राज्य में है? और फिर देखिए गरिमा जी, अगर कोई बात हो जाती सुरक्षा की दृष्टि से, जो कानून है उसने अपना काम किया। अगर वो चेकिंग कर रही थी तो उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन कितनी मैं कहूंगी शर्मसार करने वाली ये घटना है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं,
वो वहां पर जाके गुंडों की तरह गालियां देने का काम कर रहे हैं, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग ये लोग वहां पर कर रहे हैं, और जो कार्यकर्ता हैं उनको उकसाने का ये लोग काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि लोकतंत्र में अपनी बात आप कहिए, आप रैलियां करिए, सभी कर दें, लेकिन इस प्रकार का जो आचरण है वो इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसी के लिए आज जो हमारे वहां के भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने भी एक मैं ये कहूंगी कि वहां पे आवेदन, मैं कहूंगी एक याचिका दी है पुलिस में कि आप इस पे देखें और देखें इस प्रकार की जो कार्य हैं, जो भी करे कोई भी पार्टी हो उसको इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, तो ये घोर निंदनीय है। और उत्तराखंड में अगर कोई भी पार्टी रैलियों के नाम पर इस प्रकार का हुड़दंग करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज तक हमने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी रैली को नहीं रोकने का काम किया, चाहे राहुल गांधी आए, इससे पहले अल्मोड़ा में भी जब प्रस्तावित रैली थी भीड़ तो वहां पर भी आ गई थी, तो उन लोगों को तो रोकने का काम नहीं किया। अब राहुल गांधी जी उनको मिलना नहीं चाहते थे, उनको कहीं और जाना था, किसी और जगह का बहाना लेकर वो आए, आधे रास्ते से चले गए, तो उसमें हमारी क्या गलती थी? तो मुझे लगता है कांग्रेस को बहाना नहीं बनाना चाहिए। इनकी फ्लॉप रैली थी, ये बहुत ज्यादा बौखला गए, क्योंकि इनको पता है अब खड़गे जी वापस जाकर इनको जो सुनाएंगे वो इन लोगों से ये बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस की साख पर उठा है प्रदेश में, उससे बौखलाहट इनके अंदर है, तो उसी बौखलाहट को निकालने के लिए ये पुलिस थाने चले गए, ये दिखाने के लिए कि देखिए आपने हमारी बसेस को रोका, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत आशीष जी आपका। आशीष जी, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही डांट लगाने वाले हैं, बीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना है। उनके आगमन के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी, अभी प्रवक्ता आपकी गरिमा दसौनी जी कह रही थी, हम कर रहे थे, लेकिन हम एंड वक्त पर बसों को रोका गया, चेकिंग की गई, डिले करने का प्रयास साफ तौर पर किया गया, ताकि ये रैली प्रदेश में फ्लॉप एक रैली के तौर पर दिखाई जा सके। क्यों आखिर ऐसा किया गया होगा? क्या इससे इतने मात्रा से फर्क पड़ता? देखिए, रैली में जब लोग आते हैं तो जब वो अपने घर से निकलते हैं तो अगर उनको रास्ते में जाम लगेगा, देर लगेगी, तो भी वो देर से पहुंचेंगे, लेकिन रैली स्थल पर पहुंचेंगे जरूर। हाँ। और रैली में कहते हैं ना कि मुर्दे की शेविंग करने से उसका वजन नहीं घटता, तो इसीलिए हमारी रैली में आने से 2, 4, 6 बसों को आप रोक देंगे तो बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस पुलिस ने संविधान की शपथ ली है, वो पुलिस रैली में जाने वाली गाड़ियों को जानबूझकर देर तक चेकिंग करने के नाम पर उनको रोक रही है। पुलिस को यह अधिकार किसने दिया? ये अधिकार देश के संविधान ने दिया है कि आप रास्ते में किसी भी गाड़ी को सुरक्षा कारणों से चेक कर सकते हैं, और हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन वही पुलिस जब इसी नियम और इसी कानून का वो सहारा लेकर जब भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, इनके नेताओं को खुश करने के लिए और ये बताने के लिए, देखिए हमने ये सहयोग किया कि हमने किसी को आने नहीं दिया। ठीक ऐसा ही था जब देहरादून में जब कार्यक्रम हुआ, अभी प्रभा जी ने 2-3 बातें कही कि 50-60 साल के लोग उस देहरादून के कार्यक्रम में थे, कोई भीड़ नहीं थी। ये सब एक रटा रटाया घिसा घिसाया बयान है, सुन सुनकर हमारे भी कान पक चुके हैं। इन्हीं के पार्टी के 4-5 प्रमुख नेता जो इनका आईटी सेल भी संभालते हैं, सब कुछ संभालते हैं, वो दिन में 11 बजे उस रैली स्थल पर गए और वहां की एक फोटो खींचकर डाल दी कि रैली में कोई नहीं आया। लेकिन धन्यवाद उस मीडिया का जो इनके गोद में नहीं बैठती, और धन्यवाद उन सोशल मीडिया के लोगों का जिन्होंने फोटो खींचकर डालने का काम किया, वो तथ्य सामने आ गए। अब हमारा भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि प्रदेश में आए और उन्होंने तमाम बिंदुओं पर अपनी बात उठाने का काम किया, महिला सुरक्षा से लेकर छात्रों की जो पढ़ाई लिखाई को लेकर और पलायन से लेकर सुरक्षा तक, उन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा है। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आए, राज्य में आपकी सरकार है, उन्होंने 10 सवाल पूछे तो आप उनको 20 जवाब दीजिए ना कि हमने ये काम किया और आप गलत बोल रहे हैं। एक भी नहीं, एक सिंगल शब्द मुझे अभी तक सुनने के लिए नहीं मिला। और जो प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठी है जिन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया, वो भी इस सारी चीज को भूल गए। मैं तो इनसे ही कहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाए तो अपने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के कॉलर पकड़कर पूछिए कि महाराज आपने उत्तराखंड के लिए क्या काम किया है। हम प्रवक्ता में रोज जाकर बताना पड़ता है, वो आप तक को बताने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं अंतिम विषय पर आता हूँ। अंतिम विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोलती है, आज हमारे जो 34-35 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, 18 साल से 34 साल 35 साल तक के, वो सब कुछ समझ रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि बीजेपी कहां तक गेम खेलती है, कहां तक झूठ बोलेगी। इस चीज से ये बौखला रहे हैं। अब आप इनके सोशल मीडिया पर पोस्टर दीजिए, देख लीजिए कि देश की सुरक्षा करनी है तो प्रधानमंत्री को ही दोबारा लाइए,
अरे भाई, प्रधानमंत्री को अगर सुरक्षा करनी है तो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे 5 जवानों की शहादत हुई, उस पर राजनाथ सिंह ने जो झूठ बोला, इस्तीफा ले लीजिए ना उनसे। जो अमित शाह ने जिस तरह से लाठीचार्ज करी है दिल्ली में और जगहों पर भी, तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए ना। और वित्त मंत्री से इस्तीफा लीजिए कि उत्तराखंड के लिए कुछ दिया ही नहीं है बजट उन्होंने, जबकि प्राकृतिक आपदाओं का प्रदेश है। मैं प्राकृतिक आपदा पर एक उदाहरण देता हूँ गरिमा जी। थराली में आपदा आई, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सुरसा की तरह इतना बड़ा मुंह खोल के कहा कि मैं 1200 करोड़ रुपए देने जा रहा हूँ। देखो, थपलियाल जी भी हो, चाहे दीपक रावत जी हो और मैं भी, हमें अच्छा लगा कि चलो वहां के नागरिकों के पुनर्निर्माण के लिए आपने पैसा दिया। एक कोने में हमारे लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री ने ठीक काम किया। लेकिन अब 1 साल बाद हमें शर्म महसूस हो रही है कि झूठ बोलकर भाग गए। अभी 35 करोड़ रुपए तक का भी खर्च ये कर नहीं पाए, और 1200 करोड़ की तो बात भूल ही जाइए। अभी तो इनके पास प्लान भी नहीं है। और एक चीज है, डीपीआर बनाते हैं जब विकास कार्य की, एक पुल था जो 16 दिन में टूट गया, और उसमें तत्काल मुख्यमंत्री जी ने आकर मिट्टी भरने का काम किया, पत्थर भरने का काम किया, और छाती पीट पीट कर बिल्कुल ये कहा था कि देश के दुनिया के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 घंटे में सड़क रिपेयर कर दी। ठीक उसी के दूसरी तरफ लाल तप्पड़ पर एक पुल 1 साल से टूटा पड़ा है। अभी तक पिछली बार एक प्रवक्ता आई थी महोदय, उन्होंने कहा था डीपीआर तैयार है, काम शुरू हो जाएगा। मैंने मालूम किया कि डीपीआर तो छोड़िए, अभी उसकी चर्चा भी नहीं है, कि बजट भी जारी नहीं हुआ। तो आप ये बताइए, झूठ बोल बोलकर कब तक भर चलाएंगे? पूरा देहरादून जो पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है, ऊंचे नीचे इलाकों में, वहां पानी भरने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो जल भराव से आप देहरादून को मुक्ति नहीं दिला पा रहे। और पेड़ आपने 7 मोड़ के पेड़ आपने राहुल गांधी के दबाव में रोकने का काम किया, तो अब पौड़ी में 7,000 पेड़ काटते चलती है। हाँ, मैं आऊंगी, पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ, 7,000 पेड़ अब पौड़ी में काटे जा रहे हैं। मैं जवाब दे देती हूँ। अरे प्रभा जी रुक जाइए, हम लेंगे जवाब आपसे। नंबर पर ले आए। हाँ, पर्यावरण के मामले में, पर्यावरण रक्षा के मामले में 176 नंबर पर है। और खुशी तब जानकर होगी जब कुल 177 देशों में हमारी तुलना की गई है। तो आप, और पर्यावरण की बात मैंने क्यों की, क्योंकि उत्तराखंड में पूरे देश की वन भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है, और उत्तराखंड देश के पर्यावरण की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान देता है। क्या हालत बना दी इन्होंने पर्यावरण की। तो कोई ऐसा सेक्टर है नहीं, उस पर जवाब देते नहीं। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली में गाड़ियां रोकने का काम करेंगे, कभी जब राहुल गांधी यहाँ रैली करने आएंगे तो ठीक है, यानी स्थानीय जनता को जवाब नहीं दे रहे विकास कार्यों पर, बाकी के ठीक है सर, ठीक है। आशीष जी, आपकी बात आ गई, लौटेंगे हम आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पीछे थपलियाल जी हमारे साथ में, वरिष्ठ नेता यूसुफ की ओर से। बहुत स्वागत थपलियाल जी आपका। सर, इस पूरे विवाद में एसएसपी साहब का ऑफिस और उनका नाम खूब उछाला गया, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की ओर से ऐसे काम किए जाते हैं? सत्ता पक्ष खासतौर पर हम कहेंगे, क्योंकि जो सत्ता में होगा शायद प्रशासन भी कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ काम करता है, ऐसा नजर आता है, और यही आरोप भी लग रहा है। क्या ये सच है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली को फ्लॉप साबित करने के लिए ये हथकंडे अपनाए गए? देखो, सच क्या है, देवभूमि के केवल देवताओं को ही पता होगा, लेकिन जो हम अपनी उम्र के अनुभव से देखते जा रहे हैं, तो आज की राजनीति इतनी अविश्वसनीय हो चुकी है जिसने बच्चों तक का विश्वास खो दिया है। और ये चीज हमने जंतर मंत्र से, जैन जी के जो आक्रोश था उसके माध्यम से पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इस देश की पुलिस वहां पे बिहेव की, किस तरह से अचानक एक कमिश्नर को बदला गया और वो दूसरे दिन क्या क्या किया, किस तरह से वहां पे बच्चों के साथ खेला गया, किस तरह उन पे अत्याचार किया गया, पूरे देश ने देखा। और आज दिन तक संसद में ये सवाल का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, आखिर कौन था वो दोषी जो इन बच्चों के इस पवित्र आंदोलन को इस तरह से निरंकुश तरह से उनके साथ व्यवहार किया। खैर, जब हमने यहाँ पे देखा और जब राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे थे, और उस समय हमने देखा कि एक परेड ग्राउंड में वो बुक हो गया है जी, क्योंकि 1,77,000 इन्होंने जमा कर दिए और निश्चिंत प्रशासन ने पैसे ले लिए बुकिंग के। लेकिन उसके बाद आता है कि नहीं ये किसी चीज और के लिए बुक है, तो वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने उस दिन इस वर्तमान मुख्यमंत्री ने, कई बार दुख होता है हमें कि बच्चों की तरह जब मुख्यमंत्री काम करने लग जाए तो जनता का विश्वास उठ जाता है सरकारों से, और ये बहुत बहुत ही घातक है। क्योंकि यहाँ पे जब से
ये सत्ता आई है 2014 से, तब से हमने देखा कि जो लोकतंत्र के चार पायदान थे उन तब को हमने मुंह के बल गिरते हुए देखा। किस तरह से कार्यपालिका, विधायिका और जो हमारी न्यायपालिका और जो हमारा मीडिया है, किस तरह से ये लोग हैंड टू ग्लोव, देखो सब जानते हैं कि बच्चों का भी आक्रोश गोदी मीडिया की तरफ कितना था, सारे देश ने देखा। उसी तरह से हमने यहाँ देहरादून में देखा कि अगर जिस तरह का आक्रोश हल्द्वानी में उस रैली के दौरान में कांग्रेस के नेताओं के बीच में आया, तो ये हमने पहली बार नहीं, हमने पहले भी देखा कि जब जब किसी भी विधायिका का नेता कार्यपालिका के अधिकारी पे थप्पड़ मारता है, जब हम बहुत साल पहले की बात है कि मुन्ना सिंह चौहान जो एक नेता बने जौनसार के, तो उसका कारण ही ये था कि उन्होंने एक एसडीएम पे थप्पड़ मारा। जनता को ऐसा लगता क्योंकि वो बार बार पीड़ित रहती है अधिकारियों के माध्यम से, और तब उनको खुशी होती कि हमारा नेता इतना दबंग है। हमने हरक सिंह रावत को सचिवालय में देखा कि किस तरह से उसने सचिव पे अटैक किया था, वो भी हमने देखा। लेकिन इस समय जो अटैक था ये अलग किस्म का था। ये ऐसा अटैक था कि जब आक्रोशित होकर कांग्रेस की नेतृत्व पुलिस थाने में आया और वहां से जिस व्यक्ति को एक रक्षक के रूप में तैनात रहना चाहिए था वो भागता हुआ नजर आया, वो हमें दुख हुआ। इससे क्या होगा? पूरी जनता का विश्वास हमारी इस पुलिस से हट जाएगा कि ये तो कायर हैं। हम मैडम पुरुष सैनिक हैं, हम सैनिकों ने कभी भी भागना नहीं सीखा। क्या करते ये लोग? यानी उस व्यक्ति ने अपना इतना मोरल खो दिया था कि वो फेस नहीं कर सका इस आक्रोश को। जब आक्रोशित होकर नेता वहां, क्योंकि नेताओं को जरूर ऐसा लगता है कि कोई कंफर्म समाचार मिला कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से हैंड टू ग्लोव मुख्यमंत्री के इशारों में काम करता हुआ दिख रहा है। हम तो अलग एजेंसी हैं, लेकिन हमने भी महसूस किया यहाँ पे कि ये जो भागना एसएसपी का और जिस तरह से पुलिस का बचाव, मतलब सेल्फ डिफेंस में आना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग, क्योंकि इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इतना अनुभवहीन है कि उसको ये नहीं लगा कि इसी पुलिस के बीच में कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के वेल विशर हैं, जो परेशान हो गए इनके लोगों से, जो इनके आतंक से, इनके दुष्व्यवहार से इतने आक्रोशित हैं कि वो उनकी सूचना के माध्यम से शायद है कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व आक्रोशित हुआ, ये हमें लगता है। और ये जो अधिकारी थे इनका कोई भी मोरल नहीं रहा कि उन नेताओं को फेस कर सकें। और निश्चित रूप से हम ऐसे जो अधिकारी हैं जो कार्यपालिका में इस तरह से व्यवहार करते, क्योंकि कार्यपालिका का काम है संविधान के मुताबिक काम करना, विधायिका का काम है कि वे उन पे वॉच डॉग की तरह रखें। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आज गैंग बनकर काम कर रही है। और यही कारण है कि आज बच्चे सड़कों में आकर इन दुर्दांत लोगों को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। इनका कोई मोरल नहीं रहा सत्ता में रहने का। ऐसे लोग ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में और मेहमानों को भी हम अपनी चर्चा में जोड़ते चलेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना, कहीं मच जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से हमारे साथ में, उनका रुख कर लेंगे। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति एक अलग स्तर से शुरू हो चुकी है। रैली से पहले ही बवाल हुआ, अभी 27 में चुनाव है, उससे पहले कई बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होंगी, अलग अलग दलों की होंगी, यूकेडी हो या यूएसएम हो, सभी अपने अपनी जनसभाएं करेंगे। क्या इस तरीके का रवैया ठीक माना जाए सत्ता पक्ष का? कहाँ खामी हो गई? देखिए गरिमा जी,
यदि ये पहली घटना होती इस प्रदेश में तो हमें लगता है कि चलिए हो सकता है कि जो इनपुट है सरकार के पास वो गलत आ गया हो या उनकी मंशा सही रही हो, लेकिन ये पहली घटना तो नहीं है। हमने राजधानी में अभी जब देखा कि किस प्रकार से राहुल की गांधी जी की जो रैली थी उसमें किस प्रकार से अंतिम समय में जो जहां स्थान था वो चेंज करना पड़ा और इतना समय में नहीं दिया गया कि जो पोस्टर पूरे बैनर पूरे शहर भर में लगे हुए थे उस बैनरों में वही पुराना ही स्थान लिखा हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ चाहती थी कि फेल करना। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन एक बात तो गरिमा जी माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे वर्तमान में राज्य की सरकार हो, ये डरी हुई है। ये विपक्ष से ज्यादा उस विरोध से डरी हुई है जो जनता के बीच में लगातार पनप रहा है और बढ़ रहा है। और उसी का नतीजा है कि आप अंदाजा लगाइए, ये रिपोर्ट तो ना आपने बनाई है ना हमने बनाई है कि 32 से 34 विधायकों के टिकट कटेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, डबल इंजन की सरकार अपना 5 वर्ष पूरा कर रही है, 10 वर्ष पूरा कर रही है और इनके नॉन परफॉर्मर मंत्री विराजमान है, तो असंतोष तो जनता का होगा ही होगा। इसमें विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो उसको भुनाएगा। तो ये रिपोर्ट जो आई है कि आप भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो विधायक हैं उनके टिकट कटेंगे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। तो ये आंतरिक रिपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, सार्वजनिक आप लोग के माध्यम से हुई, तो प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर स्वयं उठता है कि पिछले 5 वर्षों से जो ये वर्तमान में है और उससे पहले भी 5 वर्षों में तो इनके जो विधायक हैं ये किसी काम के हैं ही नहीं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जनता में विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। तो उसी का ही ये असर है कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले 2029 का जो चुनाव है, 27 का जो चुनाव है, उसमें इनको लगता है कि इनकी सरकार जाने वाली है। और अब इनका सबसे अच्छा कारण है कि जो एक माहौल बन रहा हो विपक्ष का या विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उस माहौल को कैसे कम किया जाए, इसमें मेन ध्यान है। वरना मुझे बताइए, रैली में गाड़ियों को रोकने का क्या औचित्य है? और ये पहली बार तो हुआ नहीं है। आज अभी राहुल गांधी जी की रैली प्रयागराज में हुई, वहां भी ऐसी हुआ, अंतिम समय में स्थान चेंज करना पड़ा। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक रणनीति का ये हिस्सा बन गया है और उस हिस्से में ऐसा लगता है कि विपक्ष को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, उनके माहौल को ना बनने दिया जाए, इसके लिए वो साम दाम दंड भेद की चाणक्य की नीति अपना रहे हैं। लेकिन एक चीज वो भूल गए हैं कि जिस अभेद दुर्ग को वो समझ रहे हैं गरिमा जी, उस दुर्ग में एक युद्ध के रणनीतिकार ने जवाब दिया है कि कभी अगर अभेद दुर्ग हो, किला हो, अगर उसमें से एक ईंट निकाल दी जाए तो आप पूरे किले को ढा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जैन जी ने आंदोलन करके जंतर मंतर में वो एक ईंट निकाल दी है। अब विपक्ष के पास पूरा मौका है कि उस एक जगह से वो जो एक ईंट निकाली है किले से, उस किले की एक ईंट को उस छेद को दिन पर दिन बड़ा करते जाएं और जो अभेद किला भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के माध्यम से या अपने बयानों के माध्यम से जो खड़ा कर रखा है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, मुझे लगता है कि अब उसके किले के ढहने का डर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम ये इनके अंदर बह गया है। अदरवाइज अगर मान लीजिए अगर डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने सब कुछ किया 10 वर्षों में, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी राहुल गांधी जी आ जाए, खड़गे जी आ जाए, कोई भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, यदि इन्होंने इतना ही काम इस प्रदेश में किया है या देश में किया है तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। शासन प्रशासन को किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, ये तो जीत रहे हैं। लेकिन जो डर हार का डर है वो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के कृत्य करने में मजबूर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और जो इनकी इमेज लगातार गिरती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये पढ़ी लिखी जनता सरकार है। मैं पहले भी आपके इसमें डिबेट में बोल चुका हूं, जैनजी में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में 40 वर्ष का फर्क है। 40 वर्ष में 2 जनरेशन का गैप है। ये चाह कर भी अपनी बात जैनजी के बच्चों को नहीं समझा सकते। 70-80 साल के बुढ़े बुजुर्ग जो हैं वो नहीं समझा पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। और ये जैनजी का जो फर्क है यही भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में आ रहा है। तो अब जो ये चीजें समझ में आ रही है उसी का यही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे अमित शाह जी हो, अब ये किसी भी प्रकार से अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, गरीब मुझे समझ दीजिएगा। आज संसद भवन में एनडीए के तमाम सांसदों ने मार्च करा, क्योंकि कल झारखंड में रांची में जो छात्र हैं उनके खिलाफ बल प्रयोग उपयोग हुआ। वहां के जो शिबू सोरेन सरकार है जो कि कांग्रेस की मदद से चल रही है, तो आज सारे सांसदों ने
एनडीए के सांसदों ने मार्च करा और तख्तियां लगी जिसमें लिखा है राहुल गांधी जवाब दे कि झारखंड में ये बल प्रयोग क्यों किया गया छात्रों के ऊपर। अब इन समझदार लोगों को पता है कि इतने दिनों से संसद नहीं चल रही है, वो सिर्फ इसी विषय में चल रही है कि गृह मंत्री जी बताएं कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, बल प्रयोग क्यों हुआ, इसका जवाब तो देते हुए नहीं बन रहा। अगर यही मार्च इनमें से 10-15 सांसद यदि उस दिन जिस दिन ये घटनाक्रम जंतर मंतर में हुआ था, यदि संसद भवन में आ जाते और कहते जी हमें सवाल का जवाब मांगना है कि हमारे छाती में यानी दिल्ली में रहते हुए घटनाक्रम कैसे हुआ, तो निश्चित रूप से आज अगर वो जो मार्च था ना उसकी सब वाहवाही करते। लेकिन दिखावे की राजनीति, झूठ की राजनीति, जुमलों की राजनीति से आप सरकार तो चला सकते हैं लेकिन काफी देर तक जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मानना है कि ये घटनाक्रम उसी की परिणति है और ये गलतियां पर गलतियां करते जाएंगे। ये चंदा चोरी का राम मंदिर का चंदा चोरी का हो, बद्रीनाथ का चंदा चोरी का मामला हो, केदारनाथ का शिफ्ट करने का मामला हो कहीं और बुराड़ी में, या फिर केदारनाथ का सोने का मामला हो, अब जनता को समझ में आ रहा है कि ये सारे मामले सही हैं। क्योंकि पहले ये कहते थे कि ये गलत है, लेकिन जब से राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ और सबने देखा, अब समझ में आ गया है कि केदारनाथ जो राम मंदिर का चंदा चोरी कर सकते हैं वो केदारनाथ में सोने की चोरी भी बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सिर्फ जांच करने की बात है। वो विपक्ष कभी आएगा तो जरूर जांच करेगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अजय शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सर थोड़ा माफी चाहूंगी, देर से आना हूं आपके पास अजय जी, लेकिन ये जो पूरा अभी क्योंकि अन्य मुद्दों पर पहले मुद्दों पर चर्चा हो रही थी क्योंकि चुनावी साल नज़दीक है और अब चुनावी साल से पहले इस तरीके से रैलियों की शुरुआत हर अन्य प्रदेश में होती है। अगर देश में भी चुनाव होता है लोकसभा का तब भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर प्रदेश में विपक्षी दलों के नेताओं के आगमन पर इस तरीके के बवाल होंगे तो आरोप सत्ता पक्ष पर लगना लाजमी है, किसी भी जगह पर हो। अभी दीपक जी ने कई सारे उदाहरण दिए, राहुल गांधी अन्य जगहों पर गए थे, वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई। अलग अलग बड़े बड़े कार्यक्रम इवेंट्स होते हैं, उसमें भी खामियां निकल आती हैं, स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता। आपको लगता है कि प्रभावित देखिए सत्ता पक्ष से प्रशासन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह हम सब देखते हैं अलग अलग जगहों पर निर्देशों का पालन करना पड़ता है, लेकिन ये मंशा क्योंकि कमजोर विपक्ष लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेगा? अपनी बात रखने का हक, जनसभाएं रैलियां करने का हक सबको है। देखिए गरिमा, यदि हम पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं जी, तो उसमें कुछ चीजें निकल के सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसके पास इतना बड़ा कैडर है, वो अगर उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि साहब पुलिस को आगे करके राजनीति कर रहे हैं या सभी सेंटेंस मैंने पढ़े खाकी का अपमान है ना, तो इसको हम यदि पॉलिटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो आता है स्टेट मशीनरी नैरेटिव, स्टेट मशीनरी नैरेटिव है जिसे हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर पॉलिटिक्स, ये वो है। क्योंकि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने होती हैं, उनके कार्यकर्ता आमने सामने होते हैं, तो वो राजनीतिक लड़ाई होती है। लेकिन जब विपक्ष के सामने पुलिस सामने खड़ी होती है तब वो कानूनी रूप से एक पचड़े में पड़ने वाली कहानी हो जाती है। अब आप देखें कि पुलिस के हाथ में एक जिम्मेदारी है, कंधों पे जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की शांति व्यवस्था बनी रहे और ये सब कुछ ना हो। लेकिन होता क्या है कि वहां पर कार्यकर्ता पुलिस से उलझ जाते हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं पूरे में वायरल हुई है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। और जब वो पुलिस से उलझ जाते हैं तो उनके ऊपर अभद्र भाषा का आरोप, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आपके ऊपर जो है पुलिस से सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, पुलिस एक्शन लेगी, ये इसके ऊपर होता है। और अलग अलग तरह के दंगा भड़काने का या माहौल खराब करने का आरोप लगाकर कार्यकर्ताओं को ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उन पे मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके बाद जो है उनको चक्कर काटने पड़ते हैं और ये मामला सीधा सीधा पुलिस वर्सेस विपक्ष हो जाता है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष को मिलता है, क्योंकि राजनीतिक जमीन की धार धीमी पड़ जाती है। जो लड़ाई उनको राजनीतिक जमीन पे लड़नी चाहिए थी वो वहां जाके उस पर फंस जाती है। तो ये जो नैरेटिव वाली, जो एक परसेप्शन वाली जो अभी हम राजनीति देख रहे हैं, ये उसके अंदर है। और यानी कि नेता बनाम पुलिस हो गया, अब वही हम देख रहे हैं। अब जब एक बार प्रदर्शनकारी पुलिस उलझ जाते हैं और सरकारी काम में बाधा डालने पर या भद्र व्यवहार के मुकदमे दर्ज होते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं, फिर हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक नहीं है। और नैरेटिव के पीछे का असली खेल जो है वो ये होता है कि आप उस वोटर को टारगेट करते हैं
जैसे अभी खाकी के अपमान की बात हो रही है, मैं उसी मुद्दे पर रहूंगा, खाकी के अपमान को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हर दूसरे घर से एक व्यक्ति या तो सेना में है या फिर पुलिस में है, और उनके लिए वर्दी का सम्मान बहुत बड़ी चीज है। जब ये वर्दी का सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है तो एक सिंपैथी जो है पुलिस की तरफ चली जाती है। पुलिस जिसके लिए सम्मान भी है और डर भी है, तो जो न्यूट्रल वोटर है या मध्यम वर्गीय परिवार का जो वोटर है वो ये सोचता है कि शहर में या स्टेट में शांति व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, और ये विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये इसके साथ गलत कर रहा है, तो वो जो न्यूट्रल वोटर है या मध्यम वर्गीय वोटर है वो शिफ्ट हो जाता है उस तरफ जो कि कानून की बात कर रहा है। यानी फायदा किसको मिलेगा? सत्ता पक्ष को मिलेगा, जिसके अंदर बीजेपी यहां पर बैठी हुई है। तो ये जो नैरेटिव है, यानी जैसे बार बार हम सुन रहे हैं कांग्रेस ने पुलिस का अपमान किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने शांति व्यवस्था को भंग कर दिया, कांग्रेस ने पुलिस के ऊपर इस तरह का व्यवहार किया। जैसे हमारे अभी एक साथी भी कह रहे थे कि ये इस तरह के लोग हैं। तो आप देखिए, यदि इस तरह की बातें एक आम जनमानस में रहेगी कि कांग्रेस पार्टी पुलिस को कुछ नहीं समझती है, दफ्तर में घुसती है, इस तरह का व्यवहार करती है, और ये जो एग्रेशन में होता है सब कुछ, और ये उसको हम कहते हैं उकसाने वाली राजनीति, और उस ट्रैप में कांग्रेस पार्टी फंस गई उत्तराखंड के अंदर, तो फंसी हुई है। अब उसके लिए अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है, बात होनी चाहिए थी रैली के ऊपर, बात होनी चाहिए थी महंगाई के ऊपर, इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं, जैसे जंतर मंत्र का जिक्र हुआ, वहां भी यही था, पुलिस बनाम हो गया, सबको ढूंढ ढूंढ के मुकदमे हो रहे हैं, FIR किया गया, और इसीलिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, नुकीले तार लगाए जाते हैं। झारखंड से तस्वीर आ रही, नुकीले तार लगा रही है सरकार वहां पर, ये सिस्टम का एक हिस्सा है। तो मुझे जो लगता है कि उत्तराखंड के अंदर ये जो एक नैरेटिव है खाकी का अपमान और भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, क्योंकि राष्ट्रवाद और सुशासन का मिश्रण जो है भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है, और उसके लिए ये संदेश देने में सफल रहती है कि हमारे राज्य में कानून का राज है, और जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये एक नैरेटिव मैं इसमें देख रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उस नैरेटिव में फंस गई, क्योंकि अब उसको झेलना पड़ेगा, उसके बाद तोड़ नहीं है उनके पास में। इसका वो तोड़ दे दे तो शायद भाजपा से पूछ लेंगे सवाल, लेकिन आप वही बातें कर रहे हैं, तो वो अपनी चाल में कामयाब है। तो गरिमा, डेमोक्रेसी के अंदर या चुनावी रणनीति के अंदर, इस तरह की राजनीति के अंदर, ये जो मैंने आपको मॉडल बताया, इसी मॉडल को फॉलो है। ये कोई चाणक्य का मॉडल नहीं है, ना किसी का मॉडल है, ये राजनीति विज्ञान का वह छात्र जानता है जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। ठीक है, चलिए, बीजेपी की प्रवक्ता कुछ कहना चाह रही थी आशीष जी के जवाब में, पहले उनको सुनेंगे, फिर आशीष जी आपके पास में आएंगे, और अजय शर्मा जी की बातों का जवाब भी आपसे आशीष जी जरूर लेंगे। पहले प्रभा जी आप बोलिए। देखिए गरिमा जी, मैंने अभी सबको सुना, तो मुझे लगता है सभी ने जो विचार रखे, तो मुझे तो आज सारे ये लग रहा था कि कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि पुलिस पर इस प्रकार का मैं कहूंगी हमला नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पुलिस भाग रही थी। अभी मैं किसी प्रवक्ता को भाग नहीं रही थी। अब आप ही के घर में कोई मॉब लिंचिंग करके भीड़ आ जाए, चाहे आप कितने भी सही हो, तो अल्टीमेटली आप भी क्या करोगे वहां पर? किसी के घर में हम ही यहाँ पर बैठे हैं, तो मॉब लिंचिंग थी, ठीक है। और यही अभी मैं जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने यही बात कही है कि आपने खाकी का अपमान करने का काम किया है, आपने उनको बोलने का काम किया है, तो इसके तभी मांग कर रही बार बार ये जैनजी ऐसे बोल रहे हैं कि वो जैनजी मात्र दिल्ली में ही जंतर मंतर में बैठे हुए थे। क्या झारखंड में जैनजी नहीं है? उन बच्चों का पेपर लीक नहीं हुआ? तो वहां पर जो विपक्ष है उसके मुंह में दही क्यों जमी हुई है? क्या वो जो बच्चे हैं वो शांतिपूर्वक अपना मैं कहूंगी कि वहां पे आंदोलन कर रहे हैं? उनके लिए कहीं से कोई बिरयानी नहीं आ रही है, वो टेंट उनके लिए नहीं आ रहा है, वो बारिश में भीग रहे हैं। उनके ऊपर जो वहां की सरकार है वो हर तरह से मैं कहूंगी कि उनको चाहे पुलिस के माध्यम से वो कैसे भी उनको प्रताड़ित कर रही है। तो अगर आप विपक्ष में भी हैं तो आपको उनके हक में भी बोलना चाहिए। वो भी जैनजी है, वो भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं क्या। और ये जो जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, कितनी गंदी भाषा वहां पर बोली गई। बात ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के लिए बोली गई तो आप खुश हैं। अगर आपके राहुल गांधी के लिए या सोनिया गांधी के लिए कही होती तो आपके मुंह में दही जमी, फिर आप कहते नहीं ये कैसी है, ये तो भाजपा में बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इतने जो वो जैनजी थे, बाद में ये भी निकल के सामने आ गया, उनमें कोई भी वो बच्चे नहीं थे जिन्होंने नीट का पेपर दिया। पकड़ा भी उन्हें जा रहा है कि जो नीट के प्रदर्शन के नाम पर बाहर से लोग वहां पर लाए जा रहे थे।
तो गरिमा जी ये सारा देश जानता है। और जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैन जी से अपनी बात कही तो उसमें भी एक रिकॉर्ड बनाया है, ये भी इनको समझ जाना चाहिए। आज तक के इतने क्रिएटर नेशनल सब बनते हैं, उन्होंने सीधे साधारण शब्दों में अपनी बात बच्चों के सामने रखी, उसका भी एक रिकॉर्ड बना है जब उन्होंने लाइव बच्चों से बात करी। क्योंकि आज का युवा, हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो भी मोदी जी को सुनते हैं और वो भी तारीफ करते हैं, ठीक है। तो विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जो मोदी जी की पैंट है वो केवल राजनीति तक नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे बच्चे सर्वोपरि हैं और हम न्याय के लिए काम करेंगे। तो विपक्ष अगर ये सोच रहा है, अभी मैं दीपक जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे इन्होंने सर्वे करवाया, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे तो सर्वे करवाएंगे, आगे और भी सर्वे होंगे। हमें चुनाव जीतना है, अगर हमें किसी की परफॉर्मेंस नहीं सही लगेगी तो हम और लोगों को उसमें ये कहेंगे कि मौका देंगे। आपके पास अभी आपने कल ही देखा होगा यूकेडी के आपके प्रवक्ता तक 150 लोग भाजपा में शामिल हुए हैं और आप ही के साथी बोल रही है। तो मैं ये भी सोचूंगी आपको भी चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े नेता आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो कुछ तो उनको कमी लग रही होगी। तो कांग्रेस की बी टीम बनने से बेटर है कि आप अपने में सुधार लाएं, यही यूकेडी के लिए मैं कहना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी जो विचारधारा है हम उसी पे काम करेंगे, चाहे हमारे युवा हो, महिला हो, शोषित हो, दलित हो, उनके लिए ही हम समर्पित हैं, उनके लिए काम करेंगे। आप रैलियां करिए, लेकिन हमारी ये कानून को, हमारी पुलिस को, उनको मॉब लिंचिंग का काम मत करिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अगर सुरक्षा कारणों से वो चेकिंग करती है, ये उनका कर्तव्य है और हर जगह चेकिंग होती है। और इसको इस प्रकार से ना कहें कि भाजपा का हमें कोई मतलब नहीं है। और खड़गे जी को इतने बड़े नेता नहीं है कि उनको सुनने के लिए कहीं यहाँ पर होड़ मची हुई हो, उनको देखने के लिए। कल सबने, ये भी एक कॉलम में आज पढ़ रही थी कि जो नेता हल्द्वानी में रैली करते हैं उनको हल्द्वानी तक नहीं पता कि मैं हल्द्वानी में आ रहा हूँ, क्या शब्द वो वहां पे प्रयोग कर रहे थे। चलिए, तो ये चीजें भी हमने देखी है। ठीक है मैम, लौटेंगे अभी और मेहमान है उनको भी सुनते हैं। ठीक है प्रभा जी, ठीक है मैम, आपकी बात आ गई। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत लंबा इनकी तरह भाषण तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा। एक आपको ध्यान होगा, देहरादून में सचिवालय पुलिस मुख्यालय के घेराव के समय जब कांग्रेस के लोग गए तो अचानक से नीला पटका पहनकर कुछ लोग आए। जब जानकारी मिली कि ये कौन लोग हैं, किस संगठन के लोग हैं, तो पत्रकारों के सवाल का भी जब वो जवाब नहीं दे पाए तो मालूम चला कि एक आईजी रैंक के एक अधिकारी ने अपने कुछ लोगों को कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाने के लिए भेजा। मुझे बता दीजिए, क्या पुलिस विभाग द्वारा वो जांच करने के बाद उस अधिकारी को उसके पद से हटाया गया अथवा नहीं? दूसरी बात आप सुन लीजिए, आईपीएस एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा कि हमारे अपमान हुआ है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है और हम पर आरोप लगाए गए। आईपीएस एसोसिएशन ने उस वक्त आरोप क्यों नहीं लगाए जब एक आईपीएस दूसरे आईपीएस को रोमियो लेन में पकड़ने गया और एक दूसरे आईपीएस की बेइज्जती कर दी, उसे धक्के देके भगा दिया और उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो वहां पर तो आईपीएस एसोसिएशन शायद, जैसे प्रभा जी बता रही थी, कि दही जमा कर बैठ गई होगी। आज भारतीय जनता पार्टी में एक पुलिस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पुलिस के इंस्पेक्टर, दरोगा, आईपीएस, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर चुके हैं। आज भी वो बीजेपी की दलाली को ही अपना पूरा ध्येय मान चुके हैं और वही उनके लिए देश है और वही सब कुछ है। अब अजय जी ने कहा कि आपको बीजेपी के ट्रैप पे नहीं फंसना चाहिए था। मैं तो कहूंगा अजय जी, हमने कांग्रेस ने लेट किया, जिस समय एक बड़े अधिकारी ने वो हमारे खिलाफ झूठा प्रदर्शन दिखाने का काम किया, हमें उसी वक्त ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कारण है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। जब हम आरोप लगाते कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आरएसएस के प्रचारक बिठाए गए तो उन्होंने गड़बड़ियां की, तो आरएसएस के लोग मंदिर में बैठेंगे तो वहां चोरी करेंगे, और वही आरएसएस के लोगों को बीजेपी ने अलाउ किया कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जा सकता है। अब मैं इनसे अगर वो सूची मांगू कौन कौन से अधिकारी आरएसएस की शाखा में जा रहे हैं और अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को सेट कर रहे हैं, तो उनमें पता लगेगा कि वही सब लोग आज लोकतंत्र को किसी भी तरीके से शर्मिंदा करने में पीछे नहीं हट रहे। और आश्चर्य की बात है, देखिए, रैलियां तो प्रभा जी की पार्टी भी करेगी और हमारी पार्टी भी करेगी। कल को इनकी रैली में यदि कोई पुलिस अधिकारी, जो हो सकता है राजनीतिक रूप से इनसे सहमत ना हो, और अपने कानून और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इनके खिलाफ काम करेगा, हम तो तब भी कहेंगे कि ये गलत है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। लेकिन अभी शायद इनको एहसास नहीं। दूसरा, हम इन पर एक आरोप लगाते थे हमेशा कि बीजेपी दुराचारियों को गले में माला डालने का काम करती है। राकेश ध्यानी जी यूकेडी के बड़े नेता थे, अच्छे व्यक्ति थे, सब कुछ थे,
लेकिन जैसे ही उनके ऊपर महिला से छेड़खानी का, महिला से दुर्व्यवहार का आरोप लगा, तुरंत भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये नगीना तो बाहर रह गया, ये नगीना तो हमारी पार्टी में रहना चाहिए। तो तुरंत आनंद फानंद में उनको शामिल करने के लिए पूरी पार्टी तो सारा काम धाम, ये 32 विधायकों की जांच भी चल रही है, स्पेशल कैंपेन भी चल रहा है, चुनावी वर्क भी चल रहा है, लेकिन इतने निठल्ले नेता चुपचाप आकर वहां बैठे और प्रभा जी को बिठाया गिनती पे कि इनके साथ 150 लोग आए। इतना बड़ा तो आपका हॉल भी नहीं है जहां पर आपने ज्वाइनिंग कराई है। झूठ मत बोलिए, फोटो में सब आप आए हो, मतलब बीजेपी की रेकी करते हैं आप, बीजेपी कार्यालय की रेकी करते हैं आप, ये कितने हॉल हैं और क्या है, तभी आप कह रहे हैं कि इतने। ठीक है, उनको जल्दी से कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस आरोप को, लेकिन आपको एक वही व्यक्ति मिला जो दुराचार के आरोप में कहीं घिरा हुआ था। अभी वो जांच हो रही है। कैसे आरोप लगा रहे हैं किसी के ऊपर दुराचार के? अगर वो आपके भविष्य में भी इसी प्रकार की बातें करे, आप जो भी भारतीय जनता पार्टी में आता है आप उसको दुराचारी, आरोपी उसको घोषित कर देते हैं। पहले आप देख तो लीजिए, कल को कोई आपको भी इस प्रकार से कह सकता है, किसी को भी कह सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, लोग आ रहे हैं और इतने वो नेता आ रही है जो बड़े कद के नेता हैं, तो इसमें भी आपको आपत्ति है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियां है ना, कहीं ना कहीं खामियां है ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कहा बड़े नेता आ रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो नेता है नहीं, आपके यहाँ तो कर्मचारी है। आज मंडल अध्यक्ष कल कान पकड़ के बाहर बिठा देंगे, दूसरे आदमी को बना देंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री भी सेवक है, मुख्यमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। आपके यहाँ 5 नेता है, वही अपने को स्वार्थ। ठीक है, प्लीज। वो लोग करते हैं। आशीष जी, आपने कहा था आप लंबा भाषण नहीं देंगे। केवल वो 5 लोग पार्टी को चलाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगी आपके यहाँ स्वार्थ की राजनीति है, पार्टी नहीं है। चलिए, ठीक है, मुख्यमंत्री बनना है, 5 लोग हैं। ठीक है, दीपक जी, आप बहुत कम शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे। आशीष जी और प्रभा जी, मैम, अरे आशीष जी प्लीज जल्दी कंप्लीट करें, दीपक जी का लास्ट रिएक्शन। हाँ, मैं कह रहा हूँ नितिन नवीन जी वहां पर आकर पूरा संगठन का पाठ पढ़ा कर गए, जीतने का मंत्र दे के गए और बिहार जाकर अपनी सीट हार कर आ गए। तो ये बताइए, तो नितिन नवीन जी क्या देकर गए आपको? जब नितिन नवीन का दौरा हुआ उसके बाद 32 विधायकों की लिस्ट पकड़ा गई कि ये तो हारने वाले। तो आप बताइए ना, आप अपने संगठन पर ध्यान दीजिए, अपनी सरकार पर ध्यान दीजिए। देखिए, हमारा जो संगठन है, हम तो सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो बेचारी बौखला गई है उत्तराखंड में कि अब क्या होगा। फिर वही बात, आप अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए। 5 नेता आपकी पार्टी में जूतों में दाल बट रही है, उनके भी आपकी पार्टी के। चलिए ठीक है, आप दोनों को आपस में बहस करने के लिए हम लोगों ने मौका नहीं देता। प्लीज दीपक जी, आप लास्ट रिएक्शन जल्दी से, बहुत कम शब्दों में। सर, अपना संगठन बनाए। मैडम प्लीज अब शांत हो जाइए, मैडम प्लीज। दीपक जी बोलिए, आप, ये जारी रहेगा। हाँ, गरिमा जी देखिए, हाँ। निश्चित रूप से राजनीति में लड़ाई चलती है, पर राजनीति लड़ाई चलती है, उसको द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं रखनी चाहिए। और जहां तक मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि आज यूकेडी के एक कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो उनकी चर्चा प्रभा बड़ोनी जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी हैं प्रभा बड़ोनी जी से, निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से प्रवक्ताओं से, इस बात से कोई दो राय नहीं है। और हम तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप उनको संभाल नहीं पाए दीपक जी, आपने उनको रखा क्यों नहीं? संभाल नहीं पाए आप उन्हें? उनकी प्रतिभा इतनी ज्यादा थी कि वो संभाल नहीं पाए। उनकी प्रतिभा कईयों ने देख ली थी, वो महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार होगा वो सबने देख लिया। ठीक है, किसी पर आप यहाँ टीवी पर बैठकर आरोप मत लगाइए। चलिए प्लीज, आप लोग बीच में मत बोलिए। अरे आप लोग बीच में मत बोलिए। दीपक जी कंप्लीट करिए प्लीज आप। ठीक है, और देखिए, अगर विपक्ष की रैलियों को फेल करने का भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका जनता को समझ में आता है, जनता पढ़ी लिखी है। अब वो जमाना नहीं रह गया कि जहां पर आप इस तरह से कुछ करेंगे और आप छुप जाएंगे अपने कृत्य के पीछे या पुलिस प्रशासन के पीछे, जैसे अजय जी कह रहे थे। अब सबको पता है, सब गूगल में बैठे हैं, सब व्हाट्सएप में बैठे हुए हैं, सब पता है कि आपका जो गुब्बारा था, जिसे बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं, निश्चित रूप से वो गुब्बारा फूट चुका है, जिसे मैं लगातार कह रहा हूं। जो आपने अवैध दुर्ग जो बना रखा था, उस दुर्ग में छेद हो चुका है। अब आप चाहकर भी उस छेद को नहीं भर सकते हैं। और लगातार अगर आप ऐसी हरकतें ना करें तो विपक्ष को रैलियां करने दें, क्योंकि आप अगर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, हमने बहुत काम किया, आप काम के बल पे विपक्ष को हराइए, मत आने दीजिए।
इस प्रकार के काम करके विपक्ष को अगर आप करेंगे तो उसका नेगेटिव ही आपको चलिए देखिए, कुल मिलाकर सबको अपनी बात रखने का हक है और लोकतंत्र हमें यही ताकत देता है, और उसे अगर सत्ता पक्ष भी बरकरार रखे और प्रशासन खासतौर पर ऐसे कामों में मतलब प्रशासन की संलिप्तता ना आए तो शायद ऐसे काम नहीं हो पाएंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। आज देवभूमि में हम चर्चा कर रहे थे, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन में जो चीजें सामने आई, जो पुलिस प्रशासन ने रोका, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ये रैली फ्लॉप थी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।